हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश जी। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बैक क्रॉस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बैक क्रॉस की। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, दी क्रॉस ऑफ हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिड में मेनली हम क्या ले सकते हैं, जैसे F1 जनरेशन हो सकती है, मान लीजिए इसमें F1 जनरेशन, और या फिर सेग्रीगेटिंग जनरेशन। तो हाइब्रिड में हम F1 जनरेशन भी आपकी हो सकती है और सेग्रीगेटिंग जनरेशन भी हो सकती है। सो डेफिनेशन रहेगी, द क्रॉस ऑफ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स is called as बैक क्रॉस। तो अगर हम इसका एक थोड़ा डायग्राम सा बनाएं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो पेरेंट हैं। एक पेरेंट है डोमिनेंट पेरेंट, दूसरा पेरेंट है आपका रिसेसिव पेरेंट। इन दोनों के क्रॉस से एक हाइब्रिड बनेगा, ए और ए। जब इस हाइब्रिड का इसके किसी भी पेरेंट से इसके साथ या फिर इसके साथ अगर क्रॉस कराया जाता है, तब उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। एक टर्म आपने सुना होगा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जब इस हाइब्रिड को इसके रिसेसिव पेरेंट से इससे जब क्रॉस कराया जाता है, तब उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। तो हम इस बात से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ईच टेस्ट क्रॉस इज़ अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस, लेकिन हर बैक क्रॉस जो होता है वो टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। तो ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हो गई है। तो आगे हम देखते हैं कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री क्या है, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में इसके बारे में जान लेते हैं। तो बैक क्रॉस मेथड जो है, सबसे पहले जो यूज़ किया था वो क्या था, हार्लन एंड पोप ने इन 1922 में हार्लन एंड पोप ने सबसे पहले बैक क्रॉस मेथड का यूज़ किया था। और इन्होंने यूज़ किया था बार्ले में। बात क्या था कि जो यूरोपियन बार्लेज होते हैं, यूरोपियन बार्लेज में स्मूथ ऑन्स होते हैं, और वो जो स्मूथ ऑन्स होते हैं वो हाई यील्डिंग को कॉज करते हैं। तो जो हार्लन एंड पोप थे, उनके जो एरिया में जो बार्ले थी, जो उनकी डोमेस्टिकेटेड बार्ले है, तो वो जो स्मूथ ऑन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने वाले बार्लेज में ट्रांसफ़र करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस बैक क्रॉस मेथड का यूज़ किया। उसकी बैक क्रॉसिंग करवाई गई यूरोपियन बार्ले से, और एक बैक क्रॉस के बाद उन्हें अपनी जो डोमेस्टिकेटेड बार्ली थी उसमें अबाउट 50% जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके मिल गए थे स्मूथ ऑन्स के। तो वही है, यही इसकी एक सिंपल सी हिस्ट्री है कि सबसे पहले हार्लन एंड पोप ने 1922 में बैक क्रॉस मेथड का यूज़ किया था। नाउ अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बैक क्रॉस मेथड की। सो बैक क्रॉस मेथड की मेनली जो है 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है एक रिकरेंट पेरेंट की। रिकरेंट पेरेंट, ये रिकरेंट पेरेंट कौन सा होता है, ये वो पेरेंट होता है जिसके अंदर हम किसी भी तरीके की जो डिफेक्ट होता है हम उसको क्योर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वीट वैरायटी है, और वीट वैरायटी जो है ससेप्टेबल है किसी रस्ट के लिए। तो उस रस्ट को हम क्योर करने के लिए मतलब उस वैरायटी जो हम यूज़ करेंगे उसको हम एज ए रिकरेंट पेरेंट की तरह यूज़ करेंगे। दूसरा जो होता है वो है नॉन रिकरेंट पेरेंट, इसको हम और डोनर पेरेंट भी बोलते हैं। ये क्या काम करेगा नॉन रिकरेंट पेरेंट, इसके अंदर जैसे ये वीट वैरायटी है, ये ससेप्टेबल है किसी रस्ट के लिए, तो इस डोनर पेरेंट के अंदर ये कोई भी वाइल्ड स्पीसीज हो सकती है, इसके अंदर उस रस्ट के लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहेगी। तो और ये सिर्फ एक बार ही यूज़ होता है, जब बैक क्रॉस मेथड चलता है सिर्फ एक बार यूज़ होता है, इसीलिए इसको नॉन रिकरेंट पेरेंट कहा जाता है। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, हाई हेरिटेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर रहेगा, जैसे रस्ट रेसिस्टेंस वाला जो इसके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसके अंदर हेरिटेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए। जब उसकी हेरिटेबिलिटी हाई होगी, जब भी वो ट्रांसफरिंग के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्किंग करेगा।
और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है अबाउट 5 to 6 बैक क्रॉस। तो हमें कम से कम 5 to 6 बैक क्रॉस जो है इसके अंदर करने पड़ते हैं बैक क्रॉस मेथड में। 5 to 6 क्यों होता है? जब हम 6 बैक क्रॉस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हम तकरीबन 99% जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जो इनिशियली जो हमारी ये रिकरेंट पेरेंट वाला है, 99% हम उसके कैरेक्टरिस्टिक पा लेते हैं। जब हम पहली बार क्रॉस कराते हैं ए और ए का क्रॉस करने के बाद हमारे पास ये आता है, तो इसके अंदर क्या अवेलेबिलिटी होता है कि 50% कैरेक्टर्स इसके हैं और 50% कैरेक्टर इसके हैं। हमें जो है बस इसके अंदर इसका सिर्फ एक ही गुण चाहिए होता है, इसका हमें पूरा 100% चाहिए होता है। तो इसलिए हम बार बार इसका बैक क्रॉस इससे कराते हैं। पहली बार में 50% आ जाता है, दूसरी बार बैक क्रॉस कराने के बाद 75% हो जाता है, तीसरी बार बैक क्रॉस कराने के बाद थर्ड टाइम पे 87.5% आ जाता है, चौथी बार पे अबाउट 93%, पाँचवीं बार पे 96% के करीब, चौथी बार में 96, पाँचवीं बार में 98% और क्या नाम है छठवीं बार में हमें तकरीबन 99% जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं। इसलिए एटलीस्ट हमें बैक क्रॉस मेथड में 6 बार बैक क्रॉस इसकी करवानी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं बैक क्रॉस के, हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बैक क्रॉस मेथड का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है बैक क्रॉस का, सबसे पहले जो प्राइम मेन ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव 1 or 2 defect in a popular or adapted variety। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में एक वीट वैरायटी है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है, लेकिन उसके अंदर एक डिफेक्ट प्रेजेंट है। वो डिफेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मेनली मान लीजिए रस्ट रेजिस्टेंट के लिए है, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का रस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंस नहीं है। तो उस एक रेजिस्टेंस को लाने के लिए हम बैक क्रॉस मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये मेथड रहता है। अब इसके मेथड देखते हैं। तो मेनली बैक क्रॉस के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है डोमिनेंट मेथड और दूसरा है रिसेसिव मेथड। तो डोमिनेंट मेथड में क्या होगा, जो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है वो एक डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा, और रिसेसिव वाले में क्या रहेगा कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है उसका जीन जो है वो रिसेसिव रहेगा। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं डोमिनेंट मेथड के बारे में। तो डोमिनेंट मेथड में जैसे मान लीजिए आपके पास ये है नॉन रिकरेंट पेरेंट, नॉन रिकरेंट पेरेंट, इसको हम इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंस है, तो हम उसको एज अ डोमिनेंट फॉर्म में एज ए आर लिख लेते हैं। ये आपका है मान लीजिए पेरेंट बी, और ये जो पेरेंट बी है इसके अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। दूसरा जो है आपका रिकरेंट पेरेंट, ये है रिसेसिव, मतलब ये रिसेसिव को फॉर्म में डिनोट किया गया है। ये है पेरेंट आपका ए। तो ये जो है अब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा। क्रॉस कराने के बाद हमें मिलता है ये हाइब्रिड मिला हमें। तो हाइब्रिड मिलने के बाद इसके 50% कैरेक्टर्स रहेंगे, इसके 50% कैरेक्टर्स रहेंगे। इसके अंदर क्या नाम है रस, मतलब जैसा अगर मान लीजिए वीट वैरायटी है, हम वीट वैरायटी को इम्प्रूव करने हैं एज अ उसकी रस्ट रेसिस्टेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर उसका रस्ट रेसिस्टेंस प्रेजेंस रहेगा। अब इसके बाद हम इसका क्रॉस इससे करवाएंगे। हमें जो ये प्रोगनी मिली है ये हमारी मान लीजिए ये F1 जनरेशन है। क्रॉस कराने के बाद इसके मतलब इसके मतलब पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से हमें हमारी फर्स्ट बैक क्रॉस जनरेशन मिलती है। बैक क्रॉस जनरेशन मिलने के बाद जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो इसका अगर मान लीजिए हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं एज ए आर और आर, तो ये आर 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 ये आर 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 और आर आर गड़बड़ है ये। तो हमारे पास 2 ही तरीके की प्रोगनीज हमें मिल रही हैं।
एक ये वाली और दूसरी ये वाली। तो इसके मिलने के बाद हमें 2 ही प्रोगनीज मिलती है, कि ये और ये। तो जाहिर बात है ये वाली प्रोगनी हमारे किसी भी काम की नहीं है, ये वाली हमारे काम की है, क्योंकि इसके अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है जो हमें डिज़ायर्ड है। तो ये वाली जितनी प्रोगनीज होगी हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर रेस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबिलिटी नहीं है, हम इसको लेंगे। इसको लेने के बाद फिर से हम इसका बैक क्रॉस कराएंगे इसके पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से। फिर कराने के बाद फिर से हमें फिर भाई 2 प्रोगनीज फिर से मिलेंगी। पहले हमें BC1 मिली, बैक क्रॉस कराने के बाद फिर से हमें बैक क्रॉस जनरेशन 2 मिली। बैक क्रॉस जनरेशन 2 पे भी हमें फिर से यही मिलेगी। फिर हम इसका डिस्कार्ड कर देंगे और दूसरी जो थी ये वाला रस्ट रेसिस्टेंट वाली प्रोगनी मिलेगी, इसका फिर से हम बैक क्रॉस कराएंगे। ऐसे कराते कराते जैसे BC2 है, ऐसे बिल्कुल सेम हम रिपीटिशन इसका BC6 तक करेंगे। BC6 तक आते आते फिर से हमें ये RR मिल जाएगा और इसकी जो ये अनडिजायर्ड वाले हैं हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये मिलने के बाद हमारे पास इसके अंदर 99% इसके कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट रहेंगे और हमारे पास रस्ट रेसिस्टेंट भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इसके आने के बाद हम इसकी जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद इसके जो हमें सीड्स होंगे हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे और उन हार्वेस्टेड सीड्स का हम जो है इंडिविजुअल उनकी प्लांट प्रोगनीज को ग्रो करेंगे। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमें जो जनरेशन मिलेगी वो ये वाली मिलेगी BC6F2, उसकी हमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोगनीज हम ग्रो करेंगे। अब इनमें से जो हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोगनीज जो हमने जनरेट करी है उसमें से जो हमारी डिज़ायर्ड वाली स्पीशीज़ रहेंगी जो जिनके अंदर रस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल रहेगा हम उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर से उनको ग्रो करवाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो आएगी BC6F3, फिर से हमें अवेलेबिलिटी होगी। अब इसमें से हम जो करेंगे इसके अंदर होमोजीनियस प्रोगनीज जो रहेगी, जो कि मतलब होमोजीनिटी को शो करेगी उस इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए, रस्ट रेजिस्टेंस के लिए, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उनका रेप्लिकेटेड ट्रायल करेंगे। रेप्लिकेटेड ट्रायल मिली यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए हम रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन करते हैं, तो रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में हम कई सारी रेप्लिकेशंस इसको यूज़ करते हैं, जैसे 3 रेप्लिकेशंस में, 4 रेप्लिकेशंस में। तो रेप्लिकेशन में करने का काम क्या होता है कि हम उस जीनोटाइप को पूरी तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर मतलब कैरेक्टर सही अवेलेबल है कि नहीं है। तो रेप्लिकेटेड ट्रायल उसका हम करेंगे। और रेप्लिकेटेड ट्रायल में क्या होता है, एक चेक वैरायटी यूज़ होगी। चेक वैरायटी क्या होगी, उसकी जो रस्ट रेजिस्टेंट है उसको एनालाइज किया जाएगा कि वो बढ़िया काम करता है कि नहीं करता है। चेक वैरायटी को समझाने के लिए जैसे मान लीजिए आप समाज में बैठे हुए हैं और आप मतलब जैसे घर में बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं और आप भी बीच में बैठे हुए हैं, तो आपका कंपैरिजन किसी एक लड़के से हो रहा है। मान लीजिए शर्मा जी का बेटा, आपका कंपैरिजन उससे यूज हो रहा है, तो वो जो शर्मा जी का बेटा हो जाएगा वो एक चेक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक चेक वैरायटी यूज़ की जाएगी और उसका कंपैरिजन किया जाएगा कि जो जीनोटाइप हमें मिला है वो सही है कि नहीं है। जब एनालिसिस हो जाएगा और वैरायटी मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगी कि हाँ उसके अंदर रस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो उसके बाद उसका सीड मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प की जाए। सीड मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हमें एक ऐसी वैरायटी मिल जाएगी जिसके अंदर रस्ट रेजिस्टेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो था मेथड, ये डोमिनेंट मेथड है। तो रिसेसिव मेथड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।